बहुत समय पहले मीनापुर छोटे से गांव में ममता नाम की बहुत ही गरीब औरत अपने बेटे लोकेश के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। ममता दूसरों के घरों में खाना बनाने का काम किया करती थी, जिससे घर का गुजारा होता था। एक दिन ममता लोकेश से कहती है, लोकेश बेटा, जा भानु भैया की दुकान से घर का राशन ले आ। अगर वो पैसे मांगे तो कह देना कि पैसे अगले महीने दे देंगे। ठीक है माँ, मैं अभी राशन ले आता हूँ। लोकेश भानु की दुकान पर राशन लेने पहुँच जाता है। वो भानु से कहता है, भानु भैया, माँ ने राशन मंगाया है। उन्होंने कहा है कि पैसे अगले महीने दे देंगे। तुमने मुझे क्या समझ रखा है जो मुंह उठाए उधार लेने चले आते हो यहाँ? अरे उधार की वजह से मेरी दुकान बंद होने की कगार पे है। अभी तुमने पहले के पैसे दिए नहीं है और उधार लेने चले आए। देखो भाई, मैं उधार का कोई सामान नहीं दे सकता। भानु दुकानदार की ये बात सुनकर लोकेश अपने घर की ओर चल पड़ता है और वो सोचने लगता है, मैं कितना अभागा हूँ जो 2 वक्त के खाने के लिए पैसे नहीं जुटा सकता। माँ किस तरह दूसरों के घरों में काम करती है। अब मुझसे उनका दुख देखा नहीं जाता। बेचारी कब तक दूसरों का काम करती रहेंगी। मुझे कोई काम जरूर करना होगा। शायद अब वक्त आ गया है कि मुझे अपनी जिम्मेदारी संभालनी होगी, ताकि मैं अपनी माँ को इस स्थिति से निकाल सकूं और उनकी जिंदगी में थोड़ी खुशियाँ ला सकूं। लोकेश ये सोच ही रहा था, तभी उसकी नजर एक ऋषिवर पर पड़ी। ऋषिवर ने लोकेश को अपने पास बुलाया और बोले, क्यों उदास हो प्यारे बेटे? तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हो। ऋषिवर, मैं एक गरीब लड़का हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ एक सपना है कि एक दिन मैं अपनी माँ की मदद कर सकूं। वो दूसरों के घरों में जाकर काम करती है, फिर भी उन्हें इतने पैसे नहीं मिलते जिससे पूरे महीने का गुजारा हो जाए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरी जिंदगी में आगे क्या होगा? तुम्हारे मन में जो सपना है वो एक दिन जरूर पूरा होगा बेटा। तुम बड़े तकदीर वाले हो। तुम्हारा भाग्य बहुत उज्जवल है। बहुत ही जल्दी ऐसा वक्त आएगा जब हर किसी की जुबान पर सिर्फ तुम्हारा नाम होगा। लेकिन मैं तो केवल एक साधारण सा लड़का हूँ। मेरे पास तो साधन भी नहीं है और ना ही मैं कोई राजा हूँ। फिर हर किसी की जुबान पर मेरा नाम क्यों होगा स्वामी? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं। इस संसार में हर एक व्यक्ति की कहानी अनोखी होती है और तुम्हारी कहानी अभी शुरू हुई है। इतना कहकर ऋषिवर वहाँ से चले जाते हैं। लोकेश को उनकी कोई भी बात समझ नहीं आती है और फिर लोकेश भी अपने घर चला जाता है। बेटा, तू खाली हाथ क्यों चला आया? मैंने तो तुझे घर का राशन लेने भेजा था। माँ, भानु भैया ने उधार राशन देने के लिए मना कर दिया है। वो कह रहे थे कि मैं तुम्हें और उधारी नहीं दे सकता। तुम्हारे ऊपर पहले के ही बहुत पैसे हैं। कोई बात नहीं बेटा, मैं आज मालकिन से पैसे लेकर आऊंगी। तू भानु का हिसाब कराना। जा तू खाना खा ले। माँ, मैं खाना बाद में खाऊंगा। आप पहले मुझे एक बात बताओ। जब मैं रास्ते में आ रहा था तो मुझे एक ऋषिवर मिले थे। वो कह रहे थे कि मैं बहुत तकदीर वाला हूँ। कुछ ही दिनों में हर किसी की जुबान पर मेरा ही नाम होगा। मैं तो उनकी बात समझ ही नहीं पाया। अगर तुम्हें कुछ समझ में आया तो तुम मुझे बताओ माँ। क्या सच में उन्होंने ऐसा कहा? हाँ माँ, उन्होंने ऐसा ही कहा। बेटा, जब तेरा जन्म हुआ था तब भी एक ऋषि ने मुझसे कहा था कि ये तेरा बेटा बहुत भाग्यशाली है, बड़ा होकर ये राजकुमार बनेगा। लेकिन मैंने उनकी बात पर कुछ ध्यान नहीं दिया था। माँ, ये सब फिजूल की बातें हैं। भला एक गरीब माँ का बेटा राजकुमार कैसे बन सकता है? राजकुमार तो राजा का बेटा बनता है। तुम सही कहते हो लोकेश, लेकिन कभी कभी ये भविष्यवाणी सच भी हो जाती है। मैंने खुद अपनी आंखों से भविष्यवाणियों को सच होते हुए देखा है। हमारे गांव में सुनीता नाम की एक औरत ने एक बेटी और बेटे को जन्म दिया था। उन बच्चों की खुशी में उस औरत के पति महेंद्र ने आसपास के सभी गांवों में दावत की थी। वो औरत भविष्यवाणी में बहुत विश्वास करती थी, इसलिए उसने अपने बच्चों का भविष्य पूछने के लिए एक ऋषि को बुलाया। इसलिए वो अपनी जान ले लेता है और फिर वो लड़की भी मर जाती है। ये तो बहुत बुरा हुआ। इस बात को सुनकर मुझे पूरा विश्वास हो गया कि भविष्यवाणियाँ सच होती हैं। हमें इन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। हाँ बेटा, मैं तुझे यही समझा रही थी कि इन भविष्यवाणियों को झूठ समझने की कोशिश मत करना। इसका मतलब वो ऋषिवर सच कह रहे थे कि मेरे मन में जो सपना है वो एक दिन जरूर पूरा होगा और बहुत जल्दी मेरा भाग्य उज्जवल होगा। उसके बाद हर किसी की जुबान पर सिर्फ मेरा नाम होगा। जिस राज्य में लोकेश रहता था उस राज्य का राजा सूरजमहल बहुत ही शांति प्रिय और दयालु था। उसके शासन में सभी खुश रहते थे।
प्रजा भी राजा को बेहद पसंद करती थी। हर कोई गर्व महसूस करता था कि वे ऐसे राज्य में रहते हैं जहाँ एक शांति प्रिय और समझदार राजा शासन कर रहा है। राजा के राज्य की इस उचित व्यवस्था के पीछे जिस आदमी का हाथ था वो थे उनके सबसे प्रिय सलाहकार रघुवीर सिंह। रघुवीर सिंह के रहते राजा को कभी कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई, लेकिन अचानक एक दिन रघुवीर सिंह की मृत्यु हो गई। इससे राजा को बहुत दुख हुआ। अब उनके प्रमुख सलाहकार का पद खाली पड़ा था। वो चाहते थे कि पूरे राज्य में सबसे बुद्धिमान और जवान आदमी को ये पद मिले, इसलिए वो अपने मंत्री से कहते हैं, पूरे राज्य में घोषणा करवा दो कि जो भी व्यक्ति राजा की 3 पहेलियों का सही जवाब देगा उसे राजा 1000 सोने के सिक्के और अपना प्रमुख सलाहकार नियुक्त करेंगे। अगले ही दिन मंत्री ढिंडोरची को घोषणा करवाने के लिए भेज देते हैं। सुनो ए लोगों, महाराज सूरजमल का ताजा फरमान जरा गौर से सुनो। महाराज के सबसे प्रिय सलाहकार रघुवीर सिंह की अचानक मृत्यु हो गई है, इसलिए अब उनका पद खाली है। जो भी व्यक्ति महाराज की 3 पहेलियों का सही जवाब देगा उसे महाराज 1000 सोने के सिक्के और अपना प्रमुख सलाहकार नियुक्त करेंगे। कौन जाने अब हमारे मुल्क का क्या होगा। क्यों बाबा, कोई आफत आ गई है सलाहकार की मृत्यु होने से? बेटा, आफत तो कुछ नहीं आई। रघुवीर सिंह बहुत ही अच्छा इंसान था। ईश्वर अच्छे इंसान को जल्द ही अपने पास बुला लेता है। बेचारा हमेशा प्रजा की भलाई चाहता था। मैंने कितने ही सलाहकारों को बदलते देखा है, मगर यकीन मानो रघुवीर सिंह जैसा कोई नहीं था। वो हमेशा गरीब मजलूम लोगों के हित में ही सोचता था। पता नहीं अब राजा का नया सलाहकार कौन बनेगा जो हम जैसे गरीबों के बारे में सोचेगा। अगले ही दिन राजमहल में बहुत से आदमी जाते हैं, लेकिन कोई भी राजा की पहेलियों का जवाब नहीं दे पाता है। यूं ही 3 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन लोकेश अपनी माँ से कहता है, माँ, क्यों ना एक बार मैं महाराज के पास जाकर इन पहेलियों का जवाब दूं? बेटा, राजा हर बार पहेली बदल कर पूछता है। अभी तक कोई भी तीनों पहेलियों का सही जवाब नहीं दे पाया है। बहुत से अक्लमंद लोगों ने पहेलियों का जवाब देना चाहा, लेकिन हर कोई नाकाम रहा। तुम उन अमीर लोगों के बीच कैसे जा सकते हो? वहाँ बहुत ही तजुर्बेकार और होशियार लोग आए हुए हैं। माँ, बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं महाराज के पास जरूर जाऊंगा। सोचो, अगर मैंने पहेलियों के जवाब दे दिए तो 1000 सोने के सिक्के मिलेंगे। फिर तुम्हें किसी के घर जाकर काम करने की जरूरत नहीं होगी और मैं भी महाराज का सलाहकार बन जाऊंगा। ठीक है बेटा, तू इतना कह ही रहा है तो जा। मेरी दुआएं तेरे साथ हैं। ईश्वर तेरी हिफाजत करे। अगले दिन लोकेश राजमहल पहुंच जाता है। महाराज उससे पूछते हैं, तुम यहाँ किस लिए आए हो? महाराज, मैं यहाँ आपकी पहेलियों का जवाब देने आया हूँ। अभी तक कोई भी मेरी पहेलियों का जवाब दे नहीं पाया। तुम समझदार लगते हो, जवान भी हो, शायद तुम मेरी पहेलियों का जवाब दे सकते हो। जैसा कि तुम शर्त जानते ही हो, जो भी पहेलियों का सही जवाब देगा वो मेरा सलाहकार बनेगा और उसे इनाम में 1000 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। ठीक है महाराज, मैं आपकी पहेलियों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तो बताओ, तुम्हारे अनुसार सबसे बड़ा धन क्या है? महाराज, सबसे बड़ा धन संतोष है। जब मन शांत होता है तो इंसान सबसे अमीर होता है। बहुत खूब। अब दूसरे सवाल का जवाब दो। जीवन में सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? महाराज, जीवन में सबसे बड़ा ज्ञान ये है कि खुद को जानना और समझना। जब हम अपने आप को पहचानते हैं तब हम दूसरों को भी समझ पाते हैं। सही उत्तर। अब तीसरा और आखिरी सवाल, सच्ची मित्रता का अर्थ क्या है? महाराज, सच्ची मित्रता वो है जब एक मित्र दूसरे की खुशियों में खुश और दुखों में दुखी होता है, बिना किसी स्वार्थ के। बहुत अच्छे, तुमने तीनों सवालों के सही जवाब दिए हैं। तुम वाकई में बुद्धिमान हो। आज से तुम मेरे सलाहकार हो। मंत्री, इसे 1000 सोने के सिक्के दे दिए जाए। कल से तुम अपना पद संभालोगे। लोकेश 1000 सोने के सिक्के लेकर अपने घर चला जाता है। लोकेश को देखकर ममता बहुत खुश होती है। वो लोकेश से कहती है, बेटा, जब से तू गया है तब से ही मैं तेरे लिए दुआ कर रही थी कि तू कामयाब हो
और ईश्वर ने मेरी दुआ सुन ली। अब हमारी सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। हाँ माँ, अब तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज से तुम्हें दूसरों के घरों पे जाकर काम करने की भी कोई जरूरत नहीं है। बेटा, मेरी पूरी जिंदगी दुख और तकलीफों में कट गई। आज सालों बाद तूने मुझे ये खुशी दिखाई है। अगर आज तेरे पिताजी जिंदा होते तो बहुत खुश होते। पूरे राज्य में ये बात फैल जाती है कि ममता का बेटा राजा का सलाहकार बन गया है। सब बहुत खुश होते हैं क्योंकि लोकेश बहुत ही समझदार और नेक लड़का था। एक दिन लोकेश महल से अपने घर जा रहा होता है। तभी रास्ते में दो भाई एक घोड़ी के बच्चे के ऊपर झगड़ते हुए दिखाई देते हैं। लोकेश उनके पास जाकर बोला, आखिर तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? जिस आदमी को तुम मेरे सामने खड़ा देख रहे हो, ये मेरा बड़ा भाई है। ये एक नंबर का झगड़ालू इंसान है। ईश्वर इसे गारत करे। हमारे पिताजी जो भी छोड़कर मरे थे, हमने उसे आपस में बांट लिया। मेरे हिस्से में घोड़ी आई थी, उस घोड़ी ने एक बच्चा दिया। ये बेईमान इंसान उस घोड़ी के बच्चे को अपना बता रहा है। जरा आप इसे समझाइए। जब बच्चा मेरी घोड़ी ने दिया तो वो घोड़ी का बच्चा मेरा हुआ या इस बकबक का? ये नामुराद झूठ बोल रहा है। सालों से ये अपनी घोड़ी को मेरी जगह में बांधता हुआ आ रहा है और इसकी घोड़ी ने बच्चा मेरी जमीन पर दिया है, इसलिए वो घोड़ी का बच्चा मेरा हुआ। जो चीज जिसकी जमीन पर पैदा होती है वो उसी की हो जाती है। लोकेश समझ गया ये दोनों पागल हैं, इसलिए वो उनसे बोला, तुम्हारी समस्या तो बहुत गंभीर है। तुम्हें राजा के पास जाना चाहिए, वो ही तुम्हारा फैसला कर सकते हैं। तुम सही कह रहे हो, हमें राजा के पास जाना चाहिए, वरना ये झगड़ालू इंसान कुछ उल्टा सीधा न कर बैठे। अगले दिन दोनों भाई राजा के पास पहुंच जाते हैं और राजा को अपनी सारी बात बताते हैं। राजा लोकेश से कहते हैं, इस समस्या का हल तुम करो लोकेश। वो दोनों भाई लोकेश को पहचान लेते हैं, लेकिन राजा के सामने उनकी बोलने की हिम्मत नहीं होती, इसलिए वो चुपचाप खड़े रहते हैं। देखो, जगह से घोड़ी और बच्चे का कुछ भी लेना देना नहीं है। जिसकी घोड़ी है बच्चा भी उसी का है, लेकिन तुम्हें अपने बड़े भाई की जगह में घोड़ी बांधने का हर्जाना देना होगा। तुम्हें उसे एक सोने का सिक्का देना होगा। दोनों भाई लोकेश का फैसला सुनकर खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं।